हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के सेंसेशन मेरे प्यारे दोस्त स्टेबिन बेन। प्लीज वेलकम गाइस। भाई स्टेबिन भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ फैजू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। स्टेबिन भाई मेरे कमेंट में अभी तक मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है स्टेबिन भाई कब आ रहे हैं, तो आ गए स्टेबिन भाई। यानी भाई आपके एपिसोड इतने वायरल हो रहे हैं, मैं चाह रहा था कि मैं आपके साथ आ जाऊँ और लोगों से बात करूँ और अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाऊँ। क्या बात है। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेट्स गो गाइस। तो ऐसा क्यों लगता है कि हमने ना एक तरीके से अपनी जर्नी साथ में चालू करी है? इसके पहले तक कोई पूछता भी नहीं था कि कौन है स्टेबिन। मुझे या तो क्रिकेटर या तो सिंगर या तो डांसर बनना है। क्या बात है। सबसे पहला कॉल कौन से लेबल से आया था आपको? उसके बाद मुझे ऑफर हुआ है गाना रुला के गया इश्क तेरा। जब मैंने पहली बार ये गाना गाया तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। अभी एड शीरन आए कल, शाहरुख खान जी का वीडियो ऐसा वायरल हुआ। मैं सोचा था कि मैं पीछे कहीं ऐसे बैठ जाता तो मुझे तो भी बड़ी खुशी होती। आपने इंजीनियरिंग करी है? हाँ यार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। भाई अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में गए थे आप? तो पीछे से सडनली मैं देख रहा हूँ शाहरुख खान चलते हुए आ रहे हैं, फिर वो हमारे साथ डांस करने लग गए। भाई शादी की बात तो हो रही है, तो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप कब कर रहे हो? मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है दिशा पाटनी। तो हम कोई साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऐसा तो ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? 100 rupees. Stebbin is coming up with the biggest collab of 2024 in India. स्टेबिन भाई कैसे हो? भाई मैं एकदम ठीक हूँ और मजे में हूँ, खुश हूँ कि बॉम्बे हूँ और चीजें ठीक चल रही है तो खुश हूँ यार। स्टेबिन भाई कैसी चल रही है लाइफ? यार लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। मुझे लगता है कि मुझे पता है ऐसा क्यों लगता है कि हमने ना एक तरीके से अपनी जर्नी साथ में चालू करी है। क्योंकि आप सोचो, मेरे जो इनिशियल गाने जो थे, आप जानते हो गाने रुला के गया इश्क तेरा, ये सारे गाने वो गाने हैं। हमने बहुत रील बनाए उस पे। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी की भी स्टार्टिंग यही थी, जो मेरी प्लेबैक जर्नी रही है। शोज तो मैं चलो सालों से कर रहा हूँ, बट जो मेरी प्लेबैक जर्नी रही है बॉम्बे आने के बाद जो मैंने जर्नी बनाई है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी साथ ही चालू हुई है। क्योंकि हमने दूसरे को साथ में वो हर जगह से स्पॉट होते हुए देखा है, वो हर जगह से निकलते हुए देखा है। भाई मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी भाई। आपने सिंगर बनने का कैसे सोचा? सिंगर बनना मैंने ऐसे सोचा यार कि स्कूल में जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्कूल में ना एक सडन इंटरेस्ट आया था। हमारे स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत होती थी उस वक्त, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं इतना तेज़ नहीं था, तो मुझे लगता है कि बाकी एक्टिविटीज़ में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। सेम। और वैसे ही उसी वक्त ना पता चल रहा था कि स्कूल में एनुअल डे आने वाला था। और एनुअल डे आने वाला था तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने बोला यार मैं काम करता हूँ, स्कूल में गाना गा देता हूँ। उसी वक्त मैंने ना क्लासेस बंक करके, वहाँ पे एक एक्टिविटी हॉल होता था जहाँ पे बच्चे म्यूजिक के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं वहाँ जाके अपने क्लासेस बंक करके बैठता था। और वहाँ जाके मैंने थोड़ा सीखना चालू किया बाकी लोगों से कि यार बहुत वक्त हो गया, पूरी स्कूल की ज़िंदगी निकल गई, कुछ किया ही नहीं है स्कूल के लिए। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी तैयारी करी और पहली बार परफॉर्म किया। और जब वो पहली बार जो परफॉर्म किया ना स्कूल के सामने, वो मेरी ज़िंदगी का एक चेंज था। क्योंकि पहली बार पूरे स्कूल ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, लोगों ने प्यार दिया। इसके पहले तक कोई पूछता भी नहीं था कि कौन है स्टेबिन। ये चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रही, म्यूज़िक आगे बढ़ती रही, लोगों ने प्यार दिया, थोड़ा पहचान मिली स्कूल में। फिर कॉलेज में वो चीज़ में ज़्यादा पहचान मिली। और भोपाल में कभी भी आप ऐसे कोई एक्टिविटी में थोड़ा भी पॉपुलर होते हो, क्योंकि तो बहुत पूरा भोपाल जाने लग जाता है। तो उसी वक्त ना इतना सपोर्ट मिला है ना मुझे अपने शहर से, लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैंने सोचा कि यार अब तो बॉम्बे आना बनता है और इस चीज़ को थोड़ा सीधे से लेके जाना बनता है। क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ और इतना अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। बट मुझे ऐसा लगता है स्टेबिन भाई कि मुझे ऐसा फील होता है, अगर जैसे कोई एक नज़र देखे, मतलब आपने एक्टिंग में क्यों नहीं किया? स्मार्ट हो माशाल्लाह, बॉडी पर्सनालिटी अच्छी है। यार ऑनेस्टली मुझे सच में अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हुआ एक्टिंग में नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं ना हमेशा से, मेरे ना ड्रीम्स बहुत अलग ही थे। मैं चाहता था कि ना मैं बॉम्बे आऊँ और पैसे वैसे कमाऊँ और कुछ करूँ। और एक्टर्स ना ऑलरेडी इतने सारे मेरे को दिखते थे और बहुत अच्छे एक्टर्स इतनी अच्छी एक्टिंग करते, तो मेरी कोई तैयारी नहीं थी। सिंगिंग मेरी तैयारी इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे लग रहा था कि यार अगर मैंने यहाँ कुछ कर लिया, मैं देखता रहता था कि यार ये सिंगर ने ये फार्म हाउसेस दे रखे, ये घर लेके रखे, ये ले रखा है। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा कुछ कर लूँ कि यार सिंगिंग इंडस्ट्री में ना पैसा बहुत है। मैंने सुना हुआ था कि यार यहाँ अगर आप चल गए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। और हमेशा से ये था यार, क्योंकि भोपाल में ना कभी पैसा देखा नहीं। तो जब पैसा देखने का लगा तो लगा कि बॉम्बे आ जाओ और यहाँ पे पैसे से कमाएंगे। भाई मैंने ये भी सुना कि आपका मतलब प्लान था आगे अपने फ्यूचर को लेके इंजीनियरिंग करने का, ये आपने त्याग दिया? भाई मैंने सब त्याग दिया। क्योंकि मैं बात बताता हूँ, जब भी एक बच्चा बड़ा होता है ना स्कूल कॉलेज में, तो सबसे पहली चीज़ें यही होती है, स्कूल में उनसे पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो मुझसे भी काफ़ी लोग ये पूछते थे और उस वक्त ना पता लगता था कि यार पायलट बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो डॉक्टर बनना है, या तो ये बन जाएंगे। और भोपाल में रह के मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बन पाऊंगा। क्योंकि सच बात बताऊँ ना, तो उस वक्त ना, उस समय में ना, ये आर्टिस्ट स्कोप में ना
बहुत ही दिक्कतें होती थी। Yes, और by 100%। अगर आप बोलोगे ना कि आपको सिंगर बनना है तो लोग सोचते थे कि बस यार इसकी ज़िंदगी पूरी कैफ़े में गाते हुए निकल जाएगी। अगर आप बोलोगे आपको एक्टिंग करनी है तो लोग सोचेंगे कि बस हाँ भाई भोपाल के किसी कोने में आप एक्टर छोटे से कोने में खड़े होकर एक्टिंग करोगे, यही लोग सोचते थे और लोग बोलते भी मुझको ऐसे ही थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते जब आप थोड़े बड़े होते हो, आपको समझदारी आती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि यार जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा प्यार है ना, आप उस चीज़ में काम करो और उस चीज़ में आगे बढ़ो। मैंने वही किया है, मैंने अपना फोकस पूरा उन चीज़ों में बढ़ा दिया जिन चीज़ों में मुझे प्यार था। पहले डांस में शुरुआत करी तो बहुत ही अच्छा लगा, फिर लगा कि म्यूज़िक में, फिर लगा क्रिकेट में। तो ये 3 चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। मुझे लगता था कि मुझे या तो क्रिकेटर या तो सिंगर या तो डांसर बनना है। और उसी चीज़ में सिंगिंग ऐसी चीज़ रही जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल गया और फिर वो चीज़ पलट के मैं देख नहीं पाया कभी। क्या भाई आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई था ऐसा म्यूजिकल भाई इंडस्ट्री से? कोई भी हमारी फैमिली बैकग्राउंड से म्यूजिकल इंडस्ट्री से था ही नहीं, कोई एक्टिंग इंडस्ट्री से नहीं रहा है। मेरे पापा मम्मी बहुत ही सिंपल, दोनों ने गवर्नमेंट की नौकरियां करी हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह। उन्होंने बहुत गवर्नमेंट को सर्व किया, उन्होंने बहुत ही एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी जिए और मेरे को अच्छी सी ज़िंदगी देने की कोशिश की है, जहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने घर पे पैदा हुआ। मेरे प्यारे से माँ बाप ने मुझे एक जन्म दिया और मैं यहाँ पर हूँ आप सबके सामने। तो मुझे लगता है कि ऑल क्रेडिट्स टू देम। बाकी कट कोई है नहीं पीछे ऐसा बैकग्राउंड यार, हमेशा से बैकग्राउंड बहुत सिंपल रहा। आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई होल फैमिली जिसने कोशिश करी है कुछ हटके करने की। क्या बात है यार। भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ हाँ जी, कि सबसे पहला कॉल कौन से लेबल से आया था आपको? मैं वैसे बताऊं तो जब मैंने काम करना चालू किया तो सबसे पहला कॉल आया था, मेरे पास एक वीनस लेबल होता था। बॉम्बे में आके क्लब्स में काम करना चालू किया था, मैं क्लब्स में गाने गाता था। और जब मैं क्लब्स में गाने गाता था तो लोग आके देखते थे कि यार ये सिंगर गा रहा है। तो मुझे किसी ने आके बोला कि यार क्या आप ये गाना गाओगे, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो मैंने बोला यार क्यों नहीं गाऊंगा। बोला कि ये हमारा गाना है, हमारा लेबल है वीनस और ये हमारा ही गाना है, हम ही ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, हम ही ने इस गाने को बनाया, तो क्या आप गाओगे? मैंने बोला बिल्कुल गाऊंगा। तो ये पहला लेबल था वीनस जिसके लिए मैंने गाना गाया था। आपने शायद देखा होगा एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुआ था, रील, जो साजन वाला जो गाना था, ये पहला गाना था मुझे लगता है जो मैंने इनिशियली टिकटॉक पे वायरल होते हुए देखा था, साजन और रुला के गया इश्क। तो ये वो गाना था, मेरा दिल पे कितना पागल है। वो टाइम पे ना ट्रेंड भी चलता था, मतलब लोग है ना आंसू के कंटेंट बहुत बनाते थे और रुला के गया इश्क तेरा। अरे भाई क्या मुझे याद है जब ये टिकटॉक पूरा आया था, जब ये इसके बारे में पता चला हमें, तो मैं तो सबसे पहले गया देखने के लिए क्या है ऐसा टिकटॉक में। और मैंने जब देखा तो सबसे पहले मुझे आप ही दिखे। मुझे सबसे पहले आप रियाज और मुझे 2-3 लोग दिखे जिनके वीडियोस एकदम वायरल हो रहे थे। तो सबसे पहला गाना जो मैंने अपना देखा था वो यही था, मेरा दिल पे कितना पागल है। उसकी कुछ लाइंस थी जो जिसपे लोगों ने वीडियो बनाए हुए थे और मैं सोच रहा था कि यार ऑलरेडी मैं तो पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया और इतने लोगों ने वीडियोस बनाए हुए हैं। और फिर मैंने देखा कि यार उसके कुछ समय बाद मैंने रुला के गया इश्क, जो मुझे पहला दूसरा लेबल जो था जिसने मुझे पहली बार ऑफर किया कि आप हमारे लिए काम करोगे और जिसको मैंने हाँ बोला, वो था जी म्यूजिक कंपनी। जी म्यूजिक, वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई और पहला गाना ही मेरा गाना था मेरा महबूब, किसी और दा हो ही जानता है। और वो पहला ही गाना मेरा इस लेबल पे चल गया और उस गाने पे आवेज और नगमा थे। और मुझे याद है शायद उसमें भी हम मिले थे, उसका क्योंकि लॉन्च रखा था। 100% भाई मेरे तो को याद वो है। गाना, पहला गाना जब चल जाता है ना इंसान का, तो शायद उससे थोड़ा फायदा होता है। मेरे साथ मैं कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत ठीक थी, ये लकी था मैं कि मेरा पहला कवर जो था मेरा दिल भी इतना पागल है जो हमने रिक्रिएट किया था वो भी चल गया था। और उसके बाद मुझे ऑफर हुआ है गाना रुला के गया इश्क तेरा। भाई जब ये गाना मैंने गाया, मुझे पहले ये फीलिंग थी यार ये गाना चलेगा, पता नहीं क्यों। जब मैंने पहली बार ये गाना गाया तो मुझे गूज बम्स आ गए थे। मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि यार अगर कोई गाने में गूज बम्स आ रहे हैं मतलब ये गाना कुछ तो करेगा। फिर मुझे याद है उस वक्त 3 तिगाड़ा। अरे भाई मैं सच बता रहा हूँ आपको, वो कंटेंट भी बहुत अच्छा बना था। वो कंटेंट भी अच्छा बना था। और राम जी गुलाटी गए दुबई जाके शूट करके आए, नया वक्त था और उन्हें शूट किया गाना। और जब वो गाना पहले दिन ही उठ गया और उसके बाद ना उस गाने पे इतने वीडियोस बने। मैं देखता रहता था कि टिकटॉक पे मेरे गानों में वीडियोस, क्योंकि यार मुझसे ना ऐसे कंटेंट बनते ही नहीं थे, मुझसे होता ही नहीं था, मैंने कभी किया नहीं, मुझे पता नहीं था क्या करना है। अब आप लोग फिर भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाते थे तो आप लोगों को पता था कि यार ये एक्सप्रेशन है ये। मैंने बोला भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं सिर्फ गाना गाते हुए लिप सिंक कर लूंगा, ऐसा कुछ कर लूंगा। तो मैं सिर्फ देखने चाहता था कि मेरे कौन कौन से गाने पे वीडियोस बने। बस ये रुला के गया इसके बाद तो फिर जर्नी चालू हो गई थी। फिर वो कभी पलट के देखा नहीं। क्या बात है भाई। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? यार मेरा फेवरेट सॉन्ग थोड़ा थोड़ा प्यार है, मेरा पहला गाना है जिसके बाद ना मुझे
मुझे बहुत सारी चीज़ें ऑफर हुई, मतलब गाने इतने आ गए थे कि मैं गाने गा नहीं पा रहा था। और उस गाने पे क्या हुआ ना, लोगों को वर्सेटैलिटी दिखाई दी बहुत चीज़, क्योंकि मेरा पहला रोमांटिक सॉन्ग था थोड़ा थोड़ा प्यार, और उसमें मुझे पहली बार कोई बड़े एक्टर मिले थे, सिद्धार्थ मल्होत्रा आए, फीचर हुए, तो मैंने सब लोग बोलते थे कि यार ये इतना अच्छा सिंगर है, इसको एक बड़ा एक्टर दे दो, जरा देखो कि यार ये कैसा करता है, क्या काम करेगा। तो मुझे पहली बार सिद्धार्थ मल्होत्रा मिले तो मैंने बोला भाई इस पे तो शॉट मारना है, ये सीधे सिक्सर होना चाहिए भाई, ये गाना इतना अच्छा है। मैं थोड़ा थोड़ा प्यार गाया, और गाना आप सच बता रहा हूँ 15 से 20 दिन तक गाना चला ही नहीं। गाना बैठा हुआ था और गाना चल ही नहीं रहा है, हिट ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सडनली 25वें दिन वो गाना इंस्टाग्राम, क्योंकि रील, अब जब तक इंस्टाग्राम रील आ चुका था ट्रेंड पूरा, इंस्टाग्राम रील पे गाना उठा और वायरल हुआ, लोग इतना पसंद करने लगे। बच्चे जहाँ जा रहा हूँ वो मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरा आपका गाना सुना है, थोड़ा थोड़ा प्यार। तो पहली बार ना ऐसा लगा कि पूरे देश में अब लोग जान रहे हैं, हर तरफ लोग जान रहे हैं, क्योंकि रुलाकी गेस्ट मुझे लगता है मेजरली टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था। थोड़ा थोड़ा प्यार बिकॉज एक मेन स्ट्रीम एक्टर आ जाता है जब, तो वो ना पूरे देश में निकल गया था गाना। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ तो वो लोग मुझे बोल रहे हैं, मैं एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ तो ऐसे मुझे बोलते थे कि यार हमने आपको गाना सुनाया। उनको मेरी शक्ल नहीं पता होती थी, उनको मेरा नाम पता होता था, बोर्डिंग पास में दिखता था स्टेविन, आप वो सिंगर है क्या। फिर सडनली बारिश बन जाना आया उसके 1 महीने बाद। फिर जब ये 2 गाने जब चले साल में, तो मेरे लिए 2021 मुझे लगता है मेरा सबसे बेस्ट साल। क्या बात है भाई आपको किसके साथ कोलैब करना है, इंडिया से भी और इंटरनेशनल में से? यार इंटरनेशनली तो मेरे बहुत सारे, मेरा सपना है कि मैं कभी लाइफ में एक बार टेलर स्विफ्ट के साथ कोलैब कर लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको जब से सुन रहा हूँ, जब तो मैं एकदम ही छोटा था, और उनके सारे लव स्टोरी और ये जो गाने पे मैं जैम करता था, कभी सुनता रहता था कि थोड़ी इंग्लिश पहले से ठीक नहीं थी, बट मैं इंग्लिश जाने की कोशिश करता था कवर करने की कि यार, तो फिर बट रिलीज कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि एक्सेंट प्रॉब्लम है और वो इतना अच्छा आएगा नहीं। मुझे लगता है बॉलीवुड में अगर कोलैब करना है तो मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में अभी सबसे पहले रहमान साहब और प्रीतम दा है, क्योंकि प्रीतम दा के साथ मेरे अभी तक कोई गाना रिलीज नहीं हुआ और कभी कोई गाना हुआ नहीं अभी तक। सो वो है। बाकी तो मेरे बहुत ड्रीम कोलैब्स है। सबसे पहला कोलैब जो मेरा सपना था, जो हो चुका है पूरा, वो था श्रेया घोषाल जी के साथ गाना करना। क्या बात है। और वो मेरा गाना हो गया था 2022 में, प्यार करते हो ना, और वो पहला ही गाना था मेरा जो उनके साथ आया, और वो गाना उस वक्त 150 मिलियन चले गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी कि मैंने श्रेया जी के साथ पहला गाना बनाया और वो गाना बहुत चला। तो वो सपना मेरा एक सबसे बड़ा सपना था जो पूरा हुआ है। उसके बाद तो यार फिर जितने भी सपने थे सब लोग ऐसे बड़े बड़े सपने थे कि यार रहमान साहब, और फिर बाहर कभी कोई मौका मिले। इतने जबरदस्त आर्टिस्ट, अभी एड शेरिन आए कल, शाहरुख खान जी का वीडियो ऐसा वायरल हुआ। मैं सोचा था कि मैं पीछे कहीं ऐसे बैठ जाता तो मुझे तो भी बड़ी खुशी होती, कहीं तो दिख रहा था। मुझे लगता है कि मैं तो, मुझे मौका ही नहीं मिला कभी किसी से मिलने का, किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट से मिलने का, क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं कहीं। मेरी फर्स्ट फ्लाइट ही इतनी लेट रही है, लाइफ फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट पिछले 5-4 साल में ही रही होगी। तो कभी ऐसे मौका नहीं मिल पाया, और इंडिया में भी जब शोज होते थे तो कभी कहीं जा नहीं पाया। तो पहली बार जब मैंने किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा था वो रिहाना थी, प्री वेडिंग में देखने को मिली। भाई मेरे पास उसके लिए बहुत सारे सवाल है। तो वो मेरा एक पहला, और पहली बार किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा और जब परफॉर्म करते हुए देखा, भाई होश उड़ गए यार। मुझे लगता था कि नहीं यार, हमारे इंडिया के आर्टिस्ट तो जबरदस्त है ही, क्योंकि मैं देखता था दिलजीत का परफॉर्मेंस, अरे इतना ग्लोबल, इतना जबरदस्त। बट कभी किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा नहीं था। मुझे लगता था कि यार हम थोड़े, और मैं थोड़ा देसी हूँ। मैं दिखाता कम हूँ कि मैं देसी हूँ, बट मैं हूँ तो यार भोपाल से ही, और भोपाल के भी कोने से। तो देसी तो रहूंगा हमेशा। तो एक देसी गाने और देसी परफॉर्मर ज्यादा जल्दी समझ में आते हैं मुझे। मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो मुझे देसी गाना चाहिए ही चाहिए। जीने के 4 दिन बजना चाहिए, फिर वो सब मजेदार होना चाहिए, कुछ ना कुछ डांस होना चाहिए, वो जाने जाना होना चाहिए, परफॉर्म करते तारे गिन गिन होना चाहिए, ओहो हो होना चाहिए, वो सब होना चाहिए। तो वो मैं मिस करता हूँ हमेशा। बट पहली बार जब रिहाना के शो पे गया तो अब मुझे लगा था यार इनके गाने मैंने सुने हुए नहीं सुने हुए, अब याद ही नहीं आ रहा कि कौन कौन से गाने थे। 2-3 गाने याद थे। जब उन्होंने परफॉर्म करना चालू किया सारे गाने याद आ। मैंने बोला यार ये तो गाने सुने हुए, और सब गा रहे, मैं ही नहीं गा रहा हूँ। अगल बगल से ये गा रहे, वो गा रहे हैं, पीछे रणबीर आलिया है, बगल में अनंत अंबानी जी हैं, और सारे इतने सारे स्टार्स दिख रहे हैं मेरे अगल बगल में, लेफ्ट राइट, क्योंकि वो भी खड़े हुए भीड़ में शो देखने के लिए, क्योंकि रिहाना को देखने के लिए सब खड़े हुए थे। यस भाई, मतलब उनको देखने के लिए सब एक्साइटेड थे, बट गाने मुझे आते नहीं थे। तो मैं तो भाई, मैं प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था, ऐसा लगा हुआ था कि अरे भाई ये जो गाने नहीं पता थे वो भी ऐसे ऐसे, और जो गाने पता थे उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। क्या बात है। लगा कि यार परफॉर्मर है यार, ऐसे ही नहीं कोई वहाँ पहुँच जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडिया का आर्टिस्ट हो। वहाँ पहुँचने पे यार लगता है किसी ने कितना हार्डवर्क किया। और जब रिहाना ने परफॉर्म किया ना भाई, सबके मुंह खुल गए थे, सच बता रहा हूँ भाई। ये तो बाकी लोग के परफॉर्मेंस की बात थी, बाकी लोग के कॉन्सर्ट की बात थी। भाई मेरे को आपका जानना है कि जो आपने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया ना जी, कॉन्सर्ट में जी भाई, उसकी फीलिंग कैसी थी?
भाई उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल थी और मैं थोड़ी थोड़ी फीलिंग एक्सपीरियंस कर चुका था, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जब लाइफ जब मैं स्कूल में भी था तो मुझे पहली बार जब मौका मिला था, तो मैंने स्कूल में पहले हमेशा मौका क्लासरूम में गाने का मिलता है। हाँ। तो पहले क्लासरूम में परफॉर्म किया था पहली बार, फिर उसके बाद स्कूल में पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। हाँ। वो था हमारा एक्टिविटी हॉल, जहाँ पे सारे बच्चे और स्कूल के आए। तो ये मेरा पहला स्कूल में था। मुझे ना मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि मेरे कभी स्कूल में दोस्त नहीं रहे। मैं हमेशा स्कूल में अकेला बैठता था और क्या बात अकेले कर रहे हो? हाँ भाई, मेरी जिंदगी ऐसी रही है, सच बता रहा हूँ। हमेशा लंच अकेले ही खाया है और दोस्त बहुत कम रहे। जो मेरे बस में मेरे साथ स्कूल जाते थे, हाँ। वही मेरे दोस्त स्कूल में भी कभी मुझसे मिलते थे। मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, क्योंकि मैं बहुत ही शाय था, किसी से बात नहीं करता था। तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी ऐसी ही रही है। पहली बार अगर मुझसे किसी ने स्कूल में आके बात करी, वो था इस एक्टिविटी हॉल के परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि जब मैंने परफॉर्म किया ये गाना, जब मैंने परफॉर्मेंस दी, तो सारे स्कूल के बच्चे एक साथ आए, स्कूल के कैप्टन आए, सब लोग आए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो जो फीलिंग थी ना, जब बच्चों ने हूटिंग करी मेरे लिए, और पहली बार जब आपके लिए कोई सच में हूटिंग करता है, वो फीलिंग बहुत अलग होती सही है। बात है। वो चीज़। और उसके बाद जब मैंने कॉलेजेस में परफॉर्म किया, और उसके बाद जब मेरा पहला कॉन्सर्ट जो मैंने बॉम्बे में आके किया, मुझे याद है एक कॉन्सर्ट में तो हम लोग भी सब साथ में ही थे। ये वो याद है आपको जो एक फेस्टिवल हुआ था, जियो गार्डन, अपना जियो वाला, वहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, एपिक फैम जैम। एपिक फैम जैम। Yes, वो भी भाई। बहुत स्पेशल फीलिंग थी, क्योंकि पहली बार रुला के गया इस गाने को मैंने लाइव गाया था। और क्या होता है, जब खुद का गाना जब कोई गाते हैं तो उसकी फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। तो जब लोग रुला के गए, जोर से चिल्ला रहे थे, तो लोगों को भी पता चला था कि अच्छा ये सिंगर है। के बाद तो फिर मैं कभी पलटा ही नहीं आया, क्योंकि मैंने दिल्ली में कॉन्सर्ट्स किए, इंडिया में जहाँ मौके मिले वहाँ कॉन्सर्ट्स किए। तो लोगों ने जब जोर से गाने गाए, बहुत मजा आया यार। बट मुझे जब रोना आया है कभी, अभी किसी शो पे आया, तो मेरे अभी भोपाल के 2 लास्ट शोज में आया है। हाँ। जैसे अभी मैं परसों ही परफॉर्म करके आया हूँ भोपाल में। मैं उस कॉलेज में परफॉर्म करके आया हूँ जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ। तो जहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है, उस कॉलेज में मैं गया और मैंने वहाँ परफॉर्म किया। मुझे पहले गाने में आपने रोना आ गया। इंजीनियरिंग करी है? हाँ यार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मैं एलएनसीटी कॉलेज में मेरी जर्नी थोड़ी ऐसी रही है कि आप बोल रहे हो मैं पढ़ाई में वीक हूँ यार, पढ़ाई में वीक हूँ? यार, पढ़ाई में सिविल इंजीनियरिंग कर लिया आपने? यार सिविल इंजीनियरिंग मुझे ही पता है मैंने कैसे करी है। वो मतलब बहुत बुरे हाल होते थे सेमेस्टर्स में, वाट लगी पड़ी होती थी। भाई अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में गए थे आप, कैसा एक्सपीरियंस था? इतने सारे सेलिब्रिटीज सब साथ में एक साथ। यार वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी था। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ ना, मैं ऐसे अवार्ड्स में गया हूँ, बट अवार्ड्स वगैरह में भी ना सबके आसपास कोई ना कोई होता है। मतलब जैसे आप शाहरुख सर के आसपास भी जाओगे तो आपको लोग बॉडीगार्ड्स दिख जाएंगे, ये दिख जाएंगे। वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई आपको आसपास सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो एक फ्रीडम मिलता है। तो मुझे याद है, मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है दिशा पाटनी, एंड दिशा की बहुत क्लोज फ्रेंड है सुहाना। तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो दोनों हम में और दिशा डांस कर रहे थे, तो सुहाना भी आई। अब सुहाना आई तो पीछे से सडनली मैं देख रहा हूँ शाहरुख खान चलते हुए आ रहे हैं। और जब शाहरुख सर ऐसे मेरे पास आ रहे थे, लगा मेरे पास आ रहे, फिर वो हमारे साथ डांस करने लग गए। अरे तो अब पहली बार उनके साथ डांस किया है मैंने, और मेरा पहला उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि शाहरुख सर मेरे साथ मतलब उनका सामने interaction डांस कर ऐसी रहे हैं, और आंखों से। मैं ना उनको हाई बोल पा रहा हूँ ना हेलो बोल पा रहा हूँ। मैं भी बस लगा हुआ हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार वो इतने अच्छे मूड में, आई डोंट वांट टू लाइक लिटरली डिस्टर्ब द होल मूड ऑफ हिज डांसिंग। वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। रणबीर आलिया को ऐसे खड़े हुए देखा, वो भी बढ़िया सुन रहे हैं पूरा परफॉर्मेंसेस, और इतने सारे लोग जो थे वहाँ पे। सामने से कोई, सच बता रहा हूँ बहुत फनी लैंग्वेज है ये, सामने से कोई फिरंग आ रहा था, ऐसे आते हुए देख रहा था सामने से जो आ रहा था। मैं ऐसे ही गया, आगे वॉक करते हुए देखा, कौन आ रहा है, और पूरा खाली पड़ा था, क्योंकि खाने पीने वाली जगह पे हम सबसे पहले पहुंच गए थे, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भूख लग रही थी। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। तो जब वहाँ पहुंचे तो सामने से कोई चल के आया, मैंने पास ही देखा मार्क ज़करबर्ग थे वो। मैं मार्क ज़करबर्ग सोच रहा हूँ कोई तो फिरंग आ रहा है, चलते पास से देखा तो मार्क ज़करबर्ग अकेले चलते हुए आ रहे। तो वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे सच बात बता रहा हूँ, मतलब लग रहा था कि सब बराबर है। मतलब मतलब कोई स्टार नहीं तो कोई मार्क ज़करबर्ग नहीं तो कोई, सब लग रहे थे कि सब एक ही साथ है और एक जैसी है। जब मैं पहली बार भी परफॉर्म करने गया था, तो पहली बार उन्होंने मुझसे पूछा था आपने खाना खाया आपने, तो ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। तो ये जो साइड जो उनका देख रहे हैं, ये तो बहुत सालों से, और ये हमेशा वो लोग इतनी हम्बल फैमिली रही है। क्या बात है भाई। शादी की बात तो हो रही है, तो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप कब कर रहे हो? यार मैं तो सोचा था कि पहले फैजू शादी करेगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा, क्योंकि अभी इतनी लंबी लिस्ट है ना लोगों की। पहले अब आपके, आई एम श्योर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि यार शादी कर लो। मैं तो इतने सारे आपके रूमर सुनता रहता हूँ। तो हम कोई साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार ऐसा तो, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि कोई साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यार अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त है। मुझे लगता है हो सकता है कभी भी, मतलब 2-2.5 साल, 27 या 2-2.5 साल। हाँ मुझे लगता है मैं कर लूंगा यार, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यार
एक फैमिली की बैलेंस होना ना ये भी बहुत ज़रूरी है। भाई मैं जानना चाहता हूँ, मैं ही जानना चाहता हूँ, आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? भाई मेरी फर्स्ट इनकम थी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़? 100 रुपीज़, बिल्कुल भाई, क्योंकि मुझे याद है कि हम जब भोपाल में परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने भोपाल में कैफे में परफॉर्म किया था। सीसीडी में मैंने परफॉर्म किया था तो हमको 500 रुपये मिलने थे। 2011 की बात है, और 2011 में मैंने जब पहली बार सीसीडी में परफॉर्म किया था तो 500 रुपये मिले थे, और 500 रुपये में हम 5 लोग होते थे बैंड में। उस वक्त 5 लोग के पास ही 500 रुपये, ये 500 रुपये जाते थे, बढ़ गए थे, तो 100 रुपये अपने हाथ में पर पर्सन निकलते थे। 100 रुपये पर पर्सन निकले। उसमें भी एक दोस्त गाड़ी लेकर आया तो उसने बोला 50 का पेट्रोल डलवा दे, तो मैंने वो 50 ही आया हाथ में। भाई 2024 में हाँ जी, क्या कुछ देखने मिलेगा लोगों को? यार 2024 में तो ऑलरेडी लोगों को सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब लोग इतने सरप्राइज्ड है मतलब लोगों को इतने बड़े बड़े कोलैब्स देखने मिल रहे हैं बाहर के लोगों के। शाहरुख सर के इतने कोलैब्स रियाना के साथ दिख गए, अभी एड शीरन के साथ दिख गए, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है। मेरी जिंदगी में ऑनेस्टली मैंने अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं किया 2024 में क्या होगा, बट मैं एक ही चीज सोच के बैठा हूँ कि भाई 2024 में और अच्छे शोज करूँ। शोज में कुछ चेंजेस लेके आना चाहता हूँ। जैसे अगर जो मुझे जानते हैं 2 रीजन से, कि एक तो मैं वेडिंग परफॉर्मर हूँ, शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिंदगी में जो मेरी जर्नी ठीक ठाक चल रही है क्योंकि मैं वेडिंग परफॉर्मर हूँ। वेडिंग परफॉर्मर्स की जिंदगी बहुत चल रही होती है क्योंकि आपके पास हमेशा शोज होते हैं। क्या कॉन्सर्ट्स कभी ना कभी कैंसिल हो जाते हैं, कभी कोविड हो गया तो कॉन्सर्ट कैंसिल, कभी किसी इवेंट के बीच में गड़बड़ हो गया, 2-3 इवेंट के बीच कैंसिल हो गया, कॉलेज में कभी कुछ हो गया तो कैंसिल हो जाता है। वेडिंग्स कभी कैंसिल नहीं होती है। यस भाई, वो तो मेरे 99% वेडिंग्स कभी कैंसिल नहीं हुए। शायद एक 1% कभी किसी रिलेटिव को कुछ प्रॉब्लम हुई है तो कभी कैंसिल हुआ। और वेडिंग इंडस्ट्री में पता है एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या हुई ना फैजू, मेरे को एक्सेस मिला बिलियनर्स के बीच में बैठने का, और ऐसे करते 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 ना एक नॉलेज मिली उनके साथ बैठने से, उनके साथ रहने से, एक चीज़ें डेवलप हुई। फिर लगा कि यार ये लाइफस्टाइल है, ये चाहिए ज़िंदगी में, ये करना है। फिर अपने शौक आगे बढ़ाए, फिर अपनी चीज़ें करी, फिर जाके ये थोड़ी बहुत फैंसी कार्स या फिर दिमाग जो भी अच्छे अच्छे घरों में चीज़ों में दिमाग लगाया, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करी, फिर ये सब कुछ चेंज हुआ। अगर ये वेडिंग इंडस्ट्री में नहीं होता ना मैं, तो शायद ये मैं नहीं कर पाता, क्योंकि प्लेबैक में यार इतना पैसा नहीं है। प्लेबैक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा लोगे, मतलब 10 गाने गा दोगे साल के, 100 गाने गा लोगे तो थोड़ा बहुत पैसे बना लोगे। बट जो पैसा वेडिंग इंडस्ट्री में है वो मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा एंटरटेनमेंट में लाइव इंडस्ट्री के अंदर है, जो शायद अभी भी लोगों को नहीं मालूम होगा बॉम्बे में इधर या इधर उधर लोगों को, बट इट्स द बिगेस्ट इंडस्ट्री क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है। और यहाँ पे एक और चीज़ पता है क्या है कि लोगों को बहुत बड़ा एक्सेस मिलता है 100 लोगों से मिलने का यहाँ पे, क्योंकि हर पार्टी में ऐसे अगर आप किसी बिलियनर के यहाँ परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे 100 या 50 दूसरे बिलियनर्स भी आएंगे और 10-15 और लोग मिलेंगे। ऐसे करते 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 यार दोस्ती बढ़ती गई, इक्वेशंस बढ़ते गए और सब अच्छा हो गया यार। इतना सीखने को मिला है आज। तो मुझे लगता है कि आज मैं सिर्फ म्यूजिक में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को इतना एक्सपैंड करा लिया, मैंने सिर्फ 100 चीज़ें सीख ली है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर तरफ से पैसा कमाऊँ। सुबह उठता हूँ तो 9:15 पे ये भी उठ जाता हूँ कि देखने के कि स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, पता होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल पैसे लगा रखे, पोर्टफोलियोज चल रहे हैं, सब चल रहा है, मतलब अभी ज़िंदगी में सब चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में कि जब आप आगे बढ़ते जाते हो ना, जैसे आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हो, इनकी नेटवर्क देखते हो, शाहरुख सर को देखते हो कि भाई बिलियनर कैसे बने हैं वो, क्या बात है। तो पहला र्यूमर, Tebin is coming up with the biggest collab of 2024 in India। तो सच करने में मैं बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा र्यूमर हर साल चाहता हूं अपने लिए कि मैं सबसे बड़े बड़े कोलैब्स कर रहा हूं, और जिंदगी में लकीली हर साल ऐसा बड़ा कोलैब मिला है। 2023 से 22 में 21 में सब कोलैब्स मिलते रहे मुझे। अभी ये जो मैंने कोलैब किया, अगर ये कोलैब रिलीज हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कोलैब है। कोलैब मतलब मैं तब गाना तो गा दिया है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जिंदगी में ऐसा होता है बहुत बार कि बहुत चीजें आप बोल देते हो बट वो शायद नहीं हो पाती हैं, और हमारी इंडस्ट्री में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है, टोक लग और जाती है। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, सब इतने सिंगर्स है, इतने आर्टिस्ट है, तो यार मुझे लगता है कि एक ऑप्शन रहता ही है हमेशा सबके पास किसी और को गवाने का, करने का। तो अगर बट ये हो गया तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब रहेगा मेरे 2024 के लिए और मेरी जिंदगी के लिए भी। क्या बात है। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। भगवान को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि मुझे कोई कोलैब करने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ यार इस चीज़ की। क्या बात है। और एक और चीज़ के लिए कि मैं आज फैजू के साथ बैठा हूँ भाई, मजाक से हटके, क्योंकि मुझे लगता है फैजू आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत
जो आपने अर्न किया है ना, आपने सिर्फ शायद सक्सेस पैसा नहीं, आपने लोगों का प्यार भी अर्न किया है। आप जहाँ से आ रहे हो और आपने जहाँ पे लोगों को अपने लोगों को प्यार दिया है और लोग आपको प्यार दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं मिल सकता फैजल। यस भाई, ये ऐसे नहीं मिल सकता। आपकी इस चीज़ के पीछे बहुत लोगों की दुआएं और बहुत लोगों का दुआ है कि शायद इसलिए आप हर साल और आगे बढ़ते जा रहे हो। क्या बात उस है। दोस्त के साथ कर रहा हूँ जिसने शायद मेरे साथ ही चालू की। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू फैजू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। चलते सेकंड र्यूमर की तरफ। स्टेबिन मैन हर कॉन्सर्ट का 50 लाख चार्ज करते हैं। अरे ओह भाई 50 लाख। 50 लाख तो बहुत ज़्यादा लिख दिया है। देखो वैसे अभी मैं फिलहाल तो 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ शो का। क्या बात है, माशाल्लाह। बट शोज ज़्यादा करता हूँ तो शायद 50 लाख की वैल्यू से ऊपर निकल जाते हैं हम लोग। लकीली अच्छी बात ये है कि या तो देखो 50 लाख के 2 शोज करो या तो फिर हाँ। 20 लाख के एक एक show। शोज करो। हाँ। ठीक है, तीसरा र्यूमर है अंबानी प्री वेडिंग में आपकी डिमांड थी कि आप सिर्फ चार्टर प्लेन में ही ट्रैवल करोगे टू जामनगर। यार मुझे तो पता भी नहीं ये र्यूमर कहाँ से आया है। मैंने तो सिर्फ मैं एक ही फैमिली जिनके सामने मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं कभी भी अपनी डिमांड रखता ही नहीं हूँ। हाँ। सच बात बता रहा हूँ, वरना मैं बहुत ऐसा इंसान हूँ कि हमारी जो कंपनी है, जैसे कि मेरा एक ही मैनेजर है और हम लोग इतने सालों से काम करते हो तो हम लोग बहुत प्रोफेशनल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी शहर जाना, अगर ऐसा कोई कोने जाना है जहाँ पे फ्लाइट्स नहीं मिल रही है तो फिर हम लोग बोलते हैं कि हमें ये ऐसी चीज़ें चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, मेरे को ये, मेरा मतलब जो टेक राइडर है जो मेरा वो रहता है वो हमेशा ऐसी रहता है कि मुझे यही कार चाहिए जब मुझे ट्रैवल करनी, क्योंकि कंफर्ट हो जाता है यार। हाँ। हम इतने दिन ट्रैवल करते हैं तो इतने दिनों में क्या होता है कि नींद गड़बड़ हो जाती है। बट ये एक जगह है जहाँ पे मैं अपनी सारी डिमांड्स को नीचे रखता हूँ। मैं बोल देता हूँ यार, अगर चार्टर नहीं हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चार्टर मिल जाए, क्योंकि सब चार्टर में ट्रैवल कर रहे होते हैं जामनगर, और जामनगर चार्टर मिलता ही मिलता है। सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये कि जामनगर के लिए उनके चार्टर्स हमेशा होते हैं, रिलायंस के चार्टर्स हमेशा रेडी रहते हैं। बट मैं इतना वैसा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को लगता है कि हमेशा परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। र्यूमर है स्टेबिन आज भी इंस्टाग्राम पे अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ के रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं हमेशा से खुद करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम अपने एजेंसीज को दे देते हैं, मैनेजर्स को दे देते हैं, इनको दे देते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम एक बच्चे की तरह चलाता हूँ। छोटे छोटे कमेंट पढ़ के खुश हो जाता हूँ। हाँ। और छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाता हूँ। किसी फैन ने कुछ बहुत अच्छा लिखा हो तो मैं बहुत दिल से खुश होता हूँ। आई एम फॉर एवर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, और मैं हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता रहूँगा चाहे मैं कितना ही बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ। 5वां र्यूमर है स्टेबिन को हम बहुत जल्द मूवीज़ में एज एन एक्टर देखेंगे। मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे पास कोई बहुत बड़े प्रोडक्शन से ऑफर, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं आऊँ और ऐसे एक्टर बन जाऊँ, और क्योंकि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग। तो बस यार लेट्स सी, ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी जो म्यूजिकल होगी तो बहुत मज़ा आएगा यार। क्या बात है, मैं बहुत मज़े करूँगा ऐसा कुछ आया तो। हो गया भाई। ये तो बड़े अच्छे र्यूमर्स थे यार, थैंक यू यार। मैं तो टेंशन में रहता हूँ कि मैंने कौन सा र्यूमर है भाई। शायद हो सकता है आप लोगों को मेरी जर्नी पता चलेगी कि शायद कि मैं 100% कौन हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं क्या 100%, करता हूँ, मैं बॉम्बे का रहने वाला ही नहीं हूँ यार। तो भी स्टेबिन भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा भाई आपके साथ में। थैंक यू फैजू भाई, बहुत अच्छा लगा आपको जानने में, और लोग भी जान गए गाइस। तो प्लीज Thank you, स्टेबिन भाई thank को you, भर thank you. भर के प्यार देना, और इनके गाने को भर भाई भर के प्यार प्लीज देना। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपके सारे ही जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको यूट्यूब पे देखेंगे आज और जो आपकी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर प्यार, नमस्ते, सलाम, जय हिंद, जय हो। आप सबको और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और बस ऐसे ही बने रहना इनके यूट्यूब पर और इनके चैनल्स पर, और इनको आप ऐसे सपोर्ट करो, क्योंकि आई थिंक ही ऑलवेज नीड्स योर सपोर्ट, क्योंकि वो यहाँ तक आया आपके सपोर्ट की वजह से। 100%, मैं भी शायद आपके सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आया हूँ। तो लेट्स सी, द जर्नी विल गो ऑन। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू स्टेबिन भाई, थैंक यू सो मच।